इंफीरियर ओवरी, तो इंफीरियर ओवरी से ये फ्रूट डिराइव्ड होगा, यानी यहाँ जो ओवरी लिखा हुआ है, पूछेगा ये ओवरी क्या है, तो आंसर होगा इंफीरियर। तो फर्स्ट हमने ड्रूप पढ़ाया आपको, फिर बेरी पढ़ाया, पीपो पढ़ाया, पोम पढ़ाया। नंबर 5 पढ़ा रहा है बेलास्टा। बेलास्टा, बेलास्टा का एग्जाम्पल हो जाएगा पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट अनार बेदाना जो आप खाते हैं वो एग्जाम्पल है। ये भी एक क्या है, ये मॉडिफाइड इंफीरियर बेरी, यानी ये भी इंफीरियर ओवरी से बनेगा। अगर हम एक पोमीग्रेनेट को अगर देखें तो एक पोमीग्रेनेट में नीचे का जो पोर्शन होता है वो देखिएगा रंगीन रहता है, ऐसे कैलिक्स कलर्ड होता है, ये कैलिक्स है। और बाहरी जो एपिकार्प है वो लीदरी होता है, लेदर के जैसा पतला होता है, लीदरी एपिकार्प। और इस लीदरी एपिकार्प पर देखिएगा मेसोकार्प ऐसे ऐसे अपना डिप्रेशंस बनाता है, गड्ढा बनता है, और उसमें सीड लगे रहते हैं, डिप्रेशंस पर सीड लगा रहता है। तो ये मेसोकार्प, इस मेसोकार्प पर डिप्रेशंस होते हैं फॉर सीड्स। अब इसमें जो सीड है, सीड पर सीड ढेर सारे लिखा हुआ रहता है। आप देखे होंगे, कभी कहानी सुनते होंगे, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लगता रहता है कि दाने के ऊपर दाना चिपका हुआ है, और बाहर से जो स्ट्रक्चर है जो इस दाने को कवर किए हुआ है वो है ये सीड हो गया। और ये थीन लेयर जो ऊपर से कवर किए हुए रहता है, बॉक्स जैसा बना बना के, छोटे छोटे चैम्बर जैसा, वो एंडोकार्प है। तो देखिए सीड कहाँ लगा हुआ है, तो आंसर मेसोकार्प होगा, क्योंकि इसी पर डिप्रेशन है जिस पर सीड लगा रहता है। सीड निकाल लेंगे आप तो देखिएगा उस पर निशान छूटा हुआ रहता है। और सीड में जो जूसी टेस्टा है, ये जूसी टेस्टा एडेबल होता है, यही खाते हैं हम लोग। एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि आप पोमीग्रेनेट का क्या खाते हैं, तो आंसर होगा जूसी टेस्टा ऑफ सीड कोट, जूसी टेस्टा ऑफ सीड कोट इज एडेबल। तो याद रखना है, जूसी टेस्टा ऑफ सीड कोट इज एडेबल। बेलास्टा के बाद आएगा एम्फीसार्का। तो बेलास्टा के बाद एम्फीसार्का आएगा। एम्फीसार्का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वुड एप्पल, बेल। एगिल मार्मेलस बेल को कहते हैं आप। तो वुड एप्पल आप खाते हैं, ये मॉडिफाइड सुपीरियर बेरी है, यानी सुपीरियर ओवरी से बनेगा।
एम्फी सार्का का जो एग्जाम्पल आपने बेल लिखा है, अगर हम एक बेल को कट करें तो बेल में आप देखिएगा स्टिकी सीड्स होते हैं, बेल में स्टिकी सीड्स मिलता है आपको। और इसमें म्यूसिलेज रहता है बहुत ज़्यादा लस लस करने वाला। देखिएगा कि क्या मिलेगा, म्यूसिलेज। यही म्यूसिलेज बेटर होता है हमारे इंटेस्टाइन के लिए। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है, तो आदमी को कॉन्स्टिपेशन से दूर करता है बेल खाने से या बेल का शरबत पीने से। और इसका जो बाहरी पार्ट है वो काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए नाम देते हैं वुड एप्पल, जिसमें एपिकार्प प्लस हाफ मेसोकार्प आ जाता है। और जो खाते हैं वो रिमेनिंग हाफ मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प प्लस प्लासेंटा, ये 3 पार्ट इसका खाया जाता है, तो ये एडेबल हो जाता है। एंड 7th और लास्ट पार्ट ऑफ फ्लेशी फ्रूट, आंसर इज हेस्पेरिडियम। एंड हेस्पेरिडियम इज मॉडिफाइड सुपीरियर बेरी, यानी ये भी सुपीरियर ओवरी से डिराइव्ड होगा। मॉडिफाइड सुपीरियर ovary. Hesperidium, typical example of Hesperidium, answer is citrus fruits. And citrus fruits like lemon, orange, मौसमी etc. आप जानते हैं सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड ये भरपूर होते हैं, और सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी प्लस एस्कॉर्बिक एसिड के बाद सिट्रिक एसिड इसमें मिलेंगे। इसलिए नींबू का रस उजला होता है सिट्रिक एसिड के कारण, ये क्विक एनर्जी देता है। अगर हम एक ऑरेंज को लेके देखें, संतरा को, तो ऑरेंज में आप देखिएगा कि ये जो ऐसे ऐसे जो लगा हुआ रहता है ऑरेंज में, जो निकाल के आप खाते हैं, इसको आप देखिएगा तो बाहर से एपिकार्प है, और इस एपिकार्प पर ऑयल ग्लैंड होते हैं, और इस ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकलता है। इसी को छिलका को हम लोग दबा के दूसरे की आँख में डाल देते हैं, तो कुछ देर तक लगता रहता है। और बीच वाला जो है ये फिब्रस मेसोकार्प है, धागा धागा जैसा देखेगा निकलेगा बाहर, तो इसको क्या कहेंगे, फाइब्रस मेसोकार्प। और ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये ऐसे 2 भाग में ऐसे दिखाई देगा, इसको कहेंगे आप एंडोकार्प। और इस एंडोकार्प पर देखिए जूसी प्लासेंटल हेयर ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है, और यही जूसी प्लासेंटल हेयर से रस निकलता है, और यही आप खाते हैं, यानी कि ये है जूसी प्लासेंटल हेयर। जूसी प्लासेंटल हेयर, एंड जूसी प्लासेंटल हेयर इज एडेबल। तो आप एक ऑरेंज का, संतरे का आप क्या खाते हैं, या लेमन का आप क्या खाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जूसी प्लासेंटल हेयर। भी है क्वेश्चन, जूसी प्लासेंटल हेयर। तो ये फ्लेशी फ्रूट्स के बारे में हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया।
अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सीड के बारे में। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सीड, तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सीड। आंसर है कि सीड इज मॉडिफाइड ओव्यूल। तो ये कहना उचित नहीं होगा। अगर हम ऐसे बोले डेफिनेशन कि सीड इज मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो ये सही आंसर होगा, मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और ओव्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। स्टडी ऑफ सीड कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। स्पर्मा मीन्स सीड। जब आप फ्रूट्स पढ़े थे तो वहाँ पर भी बताए थे हम, लार्जेस्ट फ्रूट, स्मॉलेस्ट फ्रूट, सेम लार्जेस्ट सीड पूछा जाए वही आंसर होगा जो आप फ्रूट में आंसर किए थे, लार्जेस्ट सीड, स्मॉलेस्ट सीड, सेम आंसर होगा। लार्जेस्ट सीड आंसर इज डबल कोकोनट, लोडोकिया, डबल कोकोनट। एंड ऑर्किड स्मॉलेस्ट सीड के लिए आंसर होगा। अब 11th वाले पोर्शन में हम आपको सीड के बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं, डायग्राम भी हम आपको दिखलाए थे, लेकिन दोबारा जो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो हम आपको दिखलाएंगे आगे। लेकिन पहले हम लोग कुछ खास बात जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे एक सीड जीवित है कि मरा हुआ है, ये पता कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन होता है। वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, viability of seed is tested by, answer is triphenyl tetrazolium chloride, triphenyl tetrazolium chloride। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है कि ये ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम सीड पर अप्लाई करेंगे तो ये टेट्राजोलियम फॉर्माजेन में चेंज कर जाएगा, टेट्राजोलियम फॉर्माजेन। और ये टेट्राजोलियम फॉर्माजेन कलर्ड होता है। जैसे ही ये कलरलेस से कलर्ड हो जाएगा सीड पर डालने के बाद, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मीन्स है कि वो सीड वायबल है, यानी उसके अंदर के जो एम्ब्रियो हैं वो जीवित है और उससे नया प्लांट पैदा लेगा, यानी वो सीड जर्मिनेट करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय। दूसरा आता है डॉर्मेंसी पीरियड। सीड डॉर्मेंट यानी कि निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं सीड्स, तो कितने दिनों तक कौन सा सीड इनएक्टिव होगा ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, जहाँ पर कि आप पढ़ेंगे अपोमिक्सिस या फिर पॉली एम्ब्रियोनी, उसके ठीक ऊपर एनसीईआरटी के बुक में ये बात मेंशन्ड है। डॉर्मेंसी ऑफ सीड। सो डॉर्मेंसी ऑफ सीड कब होगा? तो आंसर है या तो सीड का खुद अपना प्रॉब्लम हो, इसलिए सीड निष्क्रिय हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल
आप एक तरह से इंटरनल फैक्टर्स बोल सकते हैं। ये डॉर्मेंसी ऑफ सीड जो होगा, ये जो डॉर्मेंसी वर्ड है ये होता है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल कंडीशन ऑफ सीड। इंटरनल कंडीशन ऑफ सीड, सीड का जो अपना कंडीशन है ना उसके कारण होगा। जैसे हार्ड सीड कोट हो जाए, अब हार्ड सीड कोट के कारण क्या होगा कि सीड जब जर्मिनेट करना चाहेगा, एम्ब्रियो बड़ा होना चाहेगा और बाहर निकलना चाहेगा, तो हार्ड सीड कोट को वो रप्चर करके बाहर नहीं आ पाएगा। तो हार्ड सीड कोट को रप्चर अगर नहीं कर पाएगा एम्ब्रियो, तो गारंटी है कि उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो हम उसको कहेंगे डॉर्मेंसी ऑफ सीड, यानी सीड जो है वो इनएक्टिव है, यानी एम्ब्रियो उसके अंदर का जो है वो क्या है, इनएक्टिव है। चलिए दूसरा हो सकता है इमैच्योर्ड एम्ब्रियो। हो सकता है कि अंदर का एम्ब्रियो ही मैच्योर्ड नहीं हो, इमैच्योर्ड हो, या अंदर में ABA एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो, ज़्यादा एब्सिसिक एसिड हो। और आपको याद होगा कि ये एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी पीरियड को बढ़ाता है, इन्हांस करता है। या अंदर में फेरुलिक एसिड हो, और फेरुलिक एसिड टोमेटो के सीड में ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर फिनोलिक एसिड हो, इसके कारण सीड क्या होगा, खुद अपने कंडीशन के कारण डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाएगा, जिसको कहेंगे पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। लेकिन अगर सोचिए सीड का हर चीज़ अच्छा है, सीड में मैच्योर्ड एम्ब्रियो है, सॉफ्ट सीड कोट है, ये सब नहीं है, तो वैसे कंडीशन में सीड जर्मिनेट करना चाहेगा, लेकिन सराउंडिंग इन्वायरमेंट अगर बेटर नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट जब नहीं कर पाएगा तब उसको कहेंगे क्विसेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज क्विसेंस? सो नॉन जर्मिनेशन ऑफ सीड, non germination of seed due to unfavorable surrounding environment, unfavorable surrounding environment के कारण जब सीड में जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो आप उसको कहेंगे क्विसेंस। देखिए डॉर्मेंसी अपने कारण से सीड में किसी न किसी खास प्रकार की गड़बड़ी के कारण हो, चाहे तो सीड हार्ड हो जाए, ऊपर का कोट हार्ड हो जाए, इमैच्योर्ड हो जाए एम्ब्रियो, या ये सब जो केमिकल सब्सटेंसेज है या हार्मोन्स है वो अगर अंदर में ज़्यादा है तो वो एम्ब्रियो को इनएक्टिव बना के रखेगा। लेकिन अगर बाहरी वातावरण अच्छा नहीं है, बेटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, या खेत में जिस खेत में यानी फील्ड में आपने सीड बोया है उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, वाटर का डेफिशिएंसी है, तो इस सब कंडीशन के कारण अगर सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो आप उसको क्विसेंस वर्ड देते हैं। अब देखिए डॉर्मेंसी पीरियड वैरी करेगा प्लांट टू प्लांट। Now dormancy period of seeds. Dormancy period of seed. अगर हम लोटस की बात करें, लोटस नेशनल फ्लावर की बात करें इंडिया के लिए, लोटस, निलंबो नुसिफेरा की बात करें अगर, तो इसके सीड अप्रॉक्स 1000 ईयर्स के बाद भी जर्मिनेट कर जाता है, इसमें जर्मिनेशन हो पाता है। इसका मीन्स है कि 1000 ईयर्स तक भी वायबल रह सकता है इसका एम्ब्रियो, सीड में जर्मिनेशन होगा।
ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो एनसीईआरटी में 2 लिखा गया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक है नियर डेड सी किंग हेराल्ड पैलेस, किंग हेराल्ड्स पैलेस, महल जिसको कहते हैं आप, नियर द डेड सी। यहाँ जो एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, एक्सकेवेटेड, उस खुदाई में सीड मिला डेट का, एक्सकेवेटेड डेट, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। तो इसमें देखा गया कि 2000 ईयर्स पुराना था और इसको जब डाला गया मिट्टी में, सॉइल में, तो उसमें जर्मिनेशन हुआ, यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड 2000 ईयर्स हो जाएगा। और तीसरा दिया हुआ है आर्कटिक रीजन में जब खुदाई हुई, आर्कटिक रीजन, तो यहाँ पर लुपिन मिला, लुपाइनस आर्कटिक्टस, लुपाइनस आर्कटिक्टस। ये जब एक्सकेवेटेड हुआ, बाहर निकला, तो वो 10,000 ईयर्स ओल्ड था। और जब उसको भी डाला गया फेवरेबल कंडीशन में, सॉइल में, तो उसमें जर्मिनेशन हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं 10,000 वर्ष पुराना बीज भी जीवित रहता है, 2000 वर्ष पुराना बीज भी जीवित रहता है, और 1000 वर्ष लगभग पुराना बीज भी जीवित रह सकता है। तो याद रखना है कि वहाँ पर क्यों नहीं जर्मिनेशन हुआ। तो आर्कटिक रीजन क्या था? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जहाँ पर सराउंडिंग अच्छा नहीं है, ठंड के कारण वहाँ पर सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा था, उसी सीड को वहाँ से निकाल के फेवरेबल कंडीशन में लाया गया तो जर्मिनेशन हो गया। और इसलिए आप इसको क्वेश्चंस का एग्जांपल ले सकते हैं। डेड सी, सॉल्ट ज़्यादा एक्सेस होने के कारण, सराउंडिंग इन्वायरमेंट बेटर नहीं होने के कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा था, उसको जब फेवरेबल कंडीशन में डाला गया तो जर्मिनेशन हो गया। तो ये सब एक तरह से क्वेश्चंस का एग्जाम्पल हो सकता है। अब आप ऐसे देखिए, ये सीड है और इस सीड में अगर जर्मिनेशन हो जाए तो ये ऊपर से प्लूम्यूल और नीचे से अगर आपको रेडिकल मिले, ये होगा रेडिकल, ये होगा प्लूम्यूल, और ये कॉटिलिडनरी नोड, और तीनों को एक साथ आप कहेंगे एम्ब्रियोनिक एक्सिस और टाइगेलम। एम्ब्रियोनिक एक्सिस या इसको बोलेंगे टाइगेलम। अब सीड के अंदर में कॉटिलेडन होगा। अब ये कॉटिलेडन अगर इस सीड में सिंगल होगा तो कहेंगे मोनोकॉट सीड, यानी सीड क्या हो सकता है? मोनोकॉट। अगर 2 कॉटिलेडन होगा तो डाइकॉट, और कई होंगे तो पॉलीकॉट। कॉटिलिडनरी नोड यानी जिस जंक्शन से ऊपर प्लूम्यूल और नीचे रेडिकल को दिखलाया गया है, कॉटिलेडन से ठीक नीचे का पॉइंट कहलाएगा
हाइपोकोटाइल, और ठीक ऊपर का पॉइंट कहलाएगा एपिकोटाइल। अब देखिए एपिकोटाइल का ग्रोथ अगर पहले हो जाए तो वो इस कॉटिलेडन को पुश करेगा सॉइल में नीचे, तो उस प्रकार का जर्मिनेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन अगर हाइपोकोटाइल का ग्रोथ अगर पहले हो जाए एपिकोटाइल से, तब तो वो कॉटिलेडन को पुश करेगा अपवर्ड, तो वो मिट्टी से क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी सॉइल से अपवर्ड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वैसे कंडीशन में आप उसको कहेंगे एपिजियल जर्मिनेशन। तो यानी कि जब हाइपोकोटाइल का ग्रोथ पहले होगा, व्हेन ग्रो फर्स्ट, अगर ये पहले ग्रो कर जाए तो इसके कारण होगा एपिजियल जर्मिनेशन, पुश करेगा कॉटिलेडन को अपवर्ड। एपी मीन्स अबव, जियल मीन्स अर्थ, तो नाम होगा एपिजियल जर्मिनेशन। लेकिन अगर एपिकोटाइल ग्रो पहले करेगा, ग्रो फर्स्ट, तो कॉटिलेडन को ये नीचे पुश कर देगा, कॉटिलेडन सॉइल में रह जाएगा, तो आप इसको कहेंगे, इसके कारण हो जाएगा हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो मीन्स बिलो एंड जियल मीन्स अर्थ और सॉइल, दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, आप इसका नेम देंगे। तो इसलिए जब हम लोग जर्मिनेशन पढ़ेंगे, सीड जर्मिनेशन, तो वहाँ पर 3 टाइप्स का जर्मिनेशन आएगा, एक एपिजियल, दूसरा हाइपोजियल और तीसरा विविपेरी। तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स बिलो एंड कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के नीचे का जो पॉइंट है वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल, यानी इस कॉटिलेडन नोड के ठीक नीचे का जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। एंड एपी मीन्स अबव एंड कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन, इसका मीन्स है कि ऊपर का पॉइंट, कॉटिलेडन से ठीक ऊपर का जो पॉइंट है, यानी इस कॉटिलेडनरी नोड के ठीक ऊपर का जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा एपिकोटाइल। अब देखिए आपके बुक में जो फोटो बना हुआ है वो है मेज के लिए मोनोकॉट सीड का डायग्राम। ऑलरेडी हम 11th में भी हम आपको मोनोकॉट सीड का डायग्राम दिखला चुके हैं। ये हिस्सा, इसमें क्या जमा रहता है, स्टार्च, जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, इसमें स्टार्च स्टोर रहता है। यानी आप जो फिगर देख रहे हैं वो जी मेज, जी मेज मीन्स मेज, मक्का के लिए देख रहे हैं, कॉर्न के लिए मेज या कॉर्न। तो एंडोस्पर्म का जो सबसे बाहरी लेयर होगा, बाहरी सबसे बाहर का जो लेयर होगा वो कहलाएगा एल्डोन लेयर। एल्डोन लेयर, अब देखिए एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लोइड, एल्डोन लेयर भी 3n होगा, ट्रिप्लोइड होगा। और एल्डोन लेयर इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। और सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो कहलाएगा पेरिकार्प प्लस सीड कोट। पेरिकार्प प्लस सीड कोट। अब देखिए पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प ओवरी के वॉल फर्टिलाइजेशन के बाद पेरिकार्प में चेंज हो जाता है। तो पेरिकार्प का प्रेजेंस होना, यानी इसका प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्प इंडिकेट दिस जी मेज इज नॉट अ सीड, रदर इट इज अ फ्रूट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या मक्का का एक दाना क्या कहलाएगा, फ्रूट या सीड? तो आंसर है वो फ्रूट कहलाएगा। लेकिन अगर हम इस पेरिकार्प को अगर ऊपर से कुछ के छिलके अगर हटा दें तब नाम सीड हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि मेज हमेशा एक सीड का एग्जाम्पल नहीं होगा, वो फ्रूट का एग्जाम्पल होगा।
अब है इधर का पोर्शन एम्ब्रियो है। अब देखिए एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से कौन अलग कर रहा है, तो आंसर है ये एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम ऑफ स्कूटेलम है, एपिथेलियम ऑफ स्कूटेलम। और ये स्कूटेलम जो है, इस पर सवाल आता है स्कूटेलम क्या है, तो सिंगल शील्ड, शील्ड मतलब ढाल के जैसा, शील्ड से ढाल के, ढाल नुमा, कॉटिलेडन। क्योंकि आप जानते हैं कि मेज मोनोकॉट है, मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स कॉटिलेडन, एक ही होगा, इसलिए आपको यहाँ नजर आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से कौन अलग करता है, तो ये आंसर होगा एपिथेलियम ऑफ स्कूटेलम, या सिर्फ एपिथेलियम आंसर हो सकता है। और यहाँ पर आपको रेडिकल, ऊपर से रूट कैप, ये रेडिकल, इसके ऊपर से रूट कैप और ऊपर से कोलियोडाइजा आपको नज़र आ सकता है। आप अपने बुक के डायग्राम को देखिए, वहाँ भी ऐसा ही होगा। प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल के ऊपर में होगा कोलियोप्टाइल, और ये शूट एपेक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? शूट एपेक्स। ये एम्ब्रियो का पोर्शन हो गया। तो ये कोलियोप्टाइल और ये कोलियोडाइजा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलियोप्टाइल, व्हाट इज कोलियोप्टाइल? सो शीथ ऑन प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के ऊपर में जो शीथ है वो कोलियोप्टाइल है, और कोलियोडाइजा क्या है? ये कोलियोडाइजा है शीथ ऑन रेडिकल, शीथ ऑन रेडिकल। और याद रखना है कोलियोप्टाइड और कोलियोडाइजा केवल मोनोकॉट में मिलेगा, डायकॉट में नहीं। एब्सेंट इन डायकॉट, एब्सेंट होता है डायकॉट में, कभी नहीं मिलेगा। और मोनोकॉट में एक टिपिकल एग्जाम्पल तो आप ले ही लिए हैं, जी मेज। इसके अलावा ग्रासेज में भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ग्रासेज में क्या मिलेगा, तो आंसर है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोडाइजा मिलेगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है कि शीथ ऑन प्लूम्यूल कॉल्ड, आंसर होगा कोलियोप्टाइल। शीथ ऑन रेडिकल कॉल्ड, आंसर होगा कोलियोडाइजा। बोथ कोलियोप्टाइल एंड कोलियोडाइजा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर इज मोनोकॉट सीड, नॉट डायकॉट सीड्स। डायकॉट सीड में ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है सीड का, वो बात करेंगे। अपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये सब पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।